Hello friends, welcome back to our next session of chapter number 3 B, elasticity of demand. कल हमने स्टार्ट किया था और हमने बेसिक जो मीनिंग है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का और कुछ टाइप्स जो है हमने कंप्लीट किए थे। तो एक बार फास्ट हम उसको रिवाइज कर लेंगे और कुछ पार्ट हमारा लास्ट लेक्चर में थोड़ा रह गया था, नेटवर्क इश्यू जैसे वो वीडियो बंद हो गया था, तो उसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो हमने देखा था कि जो हमने लॉ ऑफ डिमांड में देखा है उसका अगला वर्जन जो है वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है। लॉ ऑफ डिमांड हमने बात की थी कि इनवर्स रिलेशन जो है कमोडिटी के प्राइस और डिमांड में, वो आपको लॉ ऑफ डिमांड में तो बता दिया है, लेकिन कितना चेंज होता है, व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ चेंज इन डिमांड व्हेन देयर इज अ चेंज इन द फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, तो वो जो है आपको नहीं पता है। वो हम पढ़ते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इस चैप्टर में। इलास्टिसिटी मतलब होता है सेंसिटिवनेस और रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ वन वेरिएबल ड्यू टू चेंज इन अदर वेरिएबल। क्या नाम है? रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स ऑफ वन वेरिएबल ड्यू टू चेंज इन अदर वेरिएबल, है ना। मतलब एक वेरिएबल में चेंज होने से दूसरे वेरिएबल का रिस्पॉन्स कितना होता है, क्या होता है ना। दैट इज व्हाट इलास्टिसिटी इज द कंसेप्ट इज। एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब क्या? डिमांड का रिस्पॉन्स विथ रिलेशन टू चेंज इन फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, है ना। जनरली हम प्राइस इलास्टिसिटी की बात करते हैं, हमने कल बात की थी कि आपको कुछ नहीं दिया है, सिर्फ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की हम बात कर रहे हैं, तो वी अज्यूम इट टू बी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसलिए क्या होते हैं कि चेंज रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। तो प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में कितना चेंज हो रहा है, डिमांड का रिस्पॉन्स कितना है, उसे कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, हमने टाइप्स की बात की थी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो आपको 12th में पढ़ने हैं। इनकम इलास्टिसिटी, दूसरा क्रॉस इलास्टिसिटी एंड थर्ड इज प्राइस इलास्टिसिटी। हमने दोनों कल कंप्लीट किए थे। इनकम इलास्टिसिटी हमने बात की थी कि इट्स अ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन इनकम ओनली। मतलब इनकम तो कंज्यूमर, कंज्यूमर का इनकम चेंज होने से कंज्यूमर का जो डिमांड है वो कितना चेंज होता है, कितना डिमांड का रिस्पांस कितना होगा जब इनकम में चेंज होगा तब, तो उसे कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फॉर्मूला देखा था हमने, सिंपल फॉर्मूला था परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम, राइट। तो आप जो उसको सॉल्व करते हो तो आपको मिलता है डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई बाय वाई अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा होता है चेंज, चेंज क्यू मतलब डिमांड, तो चेंज इन डिमांड अपॉन क्यू मींस ओरिजिनल डिमांड, तो चेंज इन डिमांड अपॉन ओरिजिनल डिमांड मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल इनकम डिवाइड बाय चेंज इन इनकम। तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो अगर आपको परसेंटेज में वैल्यूज नहीं दिए हैं। आपको परसेंटेज में दिए हैं तो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करना आपको परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, राइट। तो ये था, हमने बात की 3 टाइप्स, आपको 3 आंसर मिल सकते हैं। जब आप फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा, आपको जो आंसर आएगा, जो पॉजिटिव आ रहा है तो उसे कहते हैं पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। वो कब आता है? नॉर्मल गुड्स के केस में आपको पॉजिटिव देखने मिलता है। क्यों? बिकॉज वहां पे होता क्या है, जब आपका इनकम बढ़ता है उससे आपका डिमांड भी बढ़ता है। मतलब इफ ड्यू टू चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, डिमांड ऑफ द कंज्यूमर चेंजेस इन सेम डायरेक्शन। इनकम बढ़ रहा है तो डिमांड भी बढ़ रहा है, इनकम कम हो रहा है तो डिमांड भी कम हो रहा है, तो सेम डायरेक्शन में अगर दोनों चेंज हो रहे हैं, इनकम और डिमांड, तो आपका आंसर क्या आएगा? देन दैट इज अ पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी एंड इट इज फाउंड इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। बिकॉज नॉर्मल गुड्स में क्या होता है, आपका जब इनकम बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ता है, इसलिए आपको आप आंसर पॉजिटिव देखने मिलता है। सेकंड एग्जाम नेगेटिव जो होता है उसमें क्या होता है, आपका इनकम बढ़ने से डिमांड कम होगा, ड्यू टू चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, डिमांड ऑफ द कंज्यूमर चेंजेस इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में चेंज होगा। एग्जांपल, इनकम बढ़ने से डिमांड कम हो रहा है तो दोनों क्या हो रहे हैं, इनवर्सली चेंज हो रहा है, तो उसे कहते हैं नेगेटिव। बिकॉज यहाँ पे आपका आंसर जब आप निकालोगे फॉर्मूले में, जब वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, और इसलिए उसे कहते हैं नेगेटिव नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी, ठीक है ना। और वो आपको कौन से गुड्स में देखने मिलता है? इट इज फाउंड इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स, ठीक है। एंड थर्ड देखा था जीरो, उसमें क्या होता है, आपका इनकम चेंज होने के बावजूद आपका डिमांड क्या होता है? अनचेंज होता है, डिमांड कांस्टेंट रहता है, उसे कहते हैं जीरो इनकम। मतलब इनकम चेंज हो रहा है आपका,
इनकम बढ़ रहा है या कम हो रहा है, बट फिर भी आपका जो डिमांड है वो कांस्टेंट है, डिमांड चेंज नहीं हो रहा है। तो हमने एग्जांपल लिया था सॉल्ट का एग्जांपल। तो इन केस ऑफ नेसेसरी गुड्स यू विल फाउंड जीरो इनकम इलास्टिसिटी। ठीक है, तो हमने कंप्लीट किया था। एंड सेकंड जो हमने देखा था क्रॉस इलास्टिसिटी, जिसमें क्या होता है एक कमोडिटी का प्राइस और दूसरे कमोडिटी का डिमांड, इसका हम एक्सटेंड देखते हैं कि एक कमोडिटी का प्राइस अगर चेंज होता है तो उसके रिस्पॉन्स में दूसरे कमोडिटी का डिमांड कितना चेंज होता है। रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी ए ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी बी, responsiveness of change in quantity demanded of commodity 1 due to change in price of commodity other commodity, है ना। तो that is what cross elasticity। फॉर्मूला भी आपको पता है, हमने डिस्कस किया था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ commodity A डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ commodity B। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम था फॉर्मूलेस। आपका आंसर जो आप निकालोगे, आंसर में भी there are three types, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। पॉजिटिव हमने कंप्लीट किया था कि पॉजिटिव कब होता है, इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, जिसमें होता क्या है, ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी डिमांड ऑफ अदर कमोडिटी चेंजेस इन सेम डायरेक्शन। एक कमोडिटी का प्राइस चेंज मतलब बढ़ने से दूसरे का डिमांड भी बढ़ रहा है। एग्जांपल, टी का प्राइस बढ़ गया तो कॉफी का डिमांड बढ़ गया। देखो, टी का प्राइस, कॉफी का डिमांड, दोनों क्या हो रहे हैं, सेम डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं। टी का प्राइस बढ़ रहा है, कॉफी का डिमांड भी बढ़ रहा है, तो उससे क्या कहते हैं, आपका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा, जीरो से ज्यादा आएगा आंसर। तो क्या होता है आपका, उसे कहते हैं पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। ओके, हाँ, इट इज फाउंड इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। सेकंड हमने अब डिस्कस कर रहे थे नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होता है, ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी डिमांड ऑफ अदर कमोडिटी चेंजेस इन अपोजिट डायरेक्शन। जैसा एग्जांपल, कार का अगर प्राइस बढ़ता है तो पेट्रोल का डिमांड क्या होता है, कम होता है ना, बिकॉज कार कम लेंगे तो पेट्रोल भी कम लगेगा, इसलिए पेट्रोल का डिमांड भी कम होता है। तो कार का प्राइस बढ़ गया, पेट्रोल का डिमांड क्या हो गया, कम हो गया। तो मतलब एक कमोडिटी का प्राइस और दूसरे का डिमांड क्या हो रहा है, इनवर्सली चेंज हो रहा है, चेंजेस इन अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे आपको क्या देखने मिलेगा, आंसर आपका नेगेटिव आएगा, उसे कहते हैं नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इट इज फाउंड इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। एंड थर्ड जो है, इट इज जीरो इनकम, जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें क्या होगा कि ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी डिमांड ऑफ अदर कमोडिटी डज नॉट चेंज। मतलब एक कमोडिटी का प्राइस चेंज होने के बावजूद भी दूसरे का जो डिमांड है वो चेंज नहीं होगा, तो उसे कहेंगे जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी। मतलब एक का प्राइस और दूसरे का डिमांड क्या है, रिलेटेड नहीं है। दोनों गुड्स क्या है, अनरिलेटेड जब होते हैं, दोनों में कुछ रिलेशन नहीं होता है, ना ही सब्स्टिट्यूट्स है ना ही कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, तो वो वैसे केस में आपको क्या देखने मिलेगा, जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी देखने मिलेगा। जैसे एग्जांपल आपको दूंगा मैं कि सपोज राइस का प्राइस अगर बढ़ गया, राइस का प्राइस बढ़ा तो कपड़े के डिमांड में कुछ फर्क पड़ेगा, शर्ट के डिमांड में कुछ फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो राइस का प्राइस 10% से बढ़ गया तो शर्ट का डिमांड कम होगा क्या, नहीं होगा। बढ़ेगा क्या, नहीं बढ़ेगा। कोई फर्क, दोनों गुड्स क्या है, दे आर अनरिलेटेड गुड्स, इसलिए वहां पे एक कमोडिटी का प्राइस और दूसरे का डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वहां पे आपका आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा, और इसलिए वहां पे उसको कहते हैं जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी। तो यहां तक हमने कंप्लीट किया था। ठीक है, अभी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हमें पढ़ना है, ये क्वेश्चन आज हम पढ़ने वाले हैं, आज जो हम पढ़ेंगे, दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी एंड इट्स टाइप्स। उसके 5 टाइप्स होते हैं, वो हम आज कंप्लीट करेंगे। ये क्वेश्चन जो है दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, जितने बार लगाना आपको आप लगा सकते हो, 8 मार्क के लिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन क्या आ सकता है मैं को बताऊंगा आगे, बट ये जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी, आपको बिल्कुल भी उसमें थोड़ा भी आपको ना कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, अच्छे से आज के आज आपको कंप्लीट कर लेना है। ओके, तो सबसे पहली बात हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि प्राइस इलास्टिसिटी होता क्या है। तो आपको समझ में आ गया अभी तक ये चीज कि इलास्टिसिटी क्या है, सेंसिटिवनेस है, रिस्पॉन्स है इसका डिमांड का ड्यू टू चेंज इन फैक्टर। फैक्टर अगर इनकम रहा तो उसे इनकम इलास्टिसिटी कहते हैं, अगर प्राइस ऑफ दूसरा गुड्स रहा, प्राइस ऑफ अदर गुड्स रहा तो उसे क्रॉस इलास्टिसिटी कहते हैं, और प्राइस ऑफ द कमोडिटी रहा तो उसे क्या कहेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी कहेंगे। ठीक है, तो उसका डेफिनेशन एक बार आप बता पाओगे अभी कि
प्राइस इलास्टिसिटी इज रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। मतलब कमोडिटी के प्राइस में चेंज होने से कमोडिटी का डिमांड कितना चेंज होता है, कितना चेंज होगा, उसे कहेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आपको देख निकालना है कि कितना चेंज हो रहा है ना, और चेंज हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे फिर। सो एग्जांपल, सपोज अगर प्राइस हमारा अगर 10% से अगर बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांड जो हम बात कर रहे हैं वो कितने से, हाउ मच इट विल फॉल, कम होगा, पता है आपको, बिकॉज प्राइस और डिमांड में रिलेशन इनवर्स होता है, ये आपको पता है। बट कितने से चेंज होगा, हाउ मच ना, एक्सटेंट ऑफ चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस इज कॉल्ड एज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। समझ में आपको? तो हमें ये देखना है कितना चेंज हो रहा है। देयर आर 5 पॉसिबिलिटीज, और वही 5 हमारे टाइप्स है। देयर आर 5 पॉसिबिलिटीज जो चेंज हो सकते हैं। आपको पांचों लिख के दिखाता हूं नंबर्स में, और फिर हर एक को हम क्या करेंगे, समझ लेंगे। ठीक है, सीक्वेंस आगे पीछे चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज व्हाट, कि सपोज आपका प्राइस, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा जगह का बताता हूँ, सपोज आपका प्राइस अगर 10% से बड़ा है, तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी जो है वो है कि आपका डिमांड सपोज 100% से कम हो जाए। दैट इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी। तो क्या हो गया, डिमांड क्या हो गया, एक्सट्रीमली चेंज हो गया। क्या हो रहा है, डिमांड एक्सट्रीमली चेंज हो गया। एक्सट्रीम चेंज इन डिमांड मतलब डिमांड इज क्या, वेरी वेरी सेंसिटिव। उसे मैं लिखूंगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, वेरी सेंसिटिव, वेरी सेंसिटिव, वेरी रिस्पॉन्सिव डिमांड, है ना। सेकेंड जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है, कि डिमांड जो है वो 0% से फॉल हुआ। मतलब प्राइस 10% से बढ़ गया, बट डिमांड क्या है, 0% से फॉल हो रहा है, 0% से, है ना। एक काम करता हूं, मैं उसको थोड़ा अलग जगह पे लिखता हूँ, मतलब आपको थोड़ा और क्लियर ध्यान में आएगा। देखो, देयर आर 5 पॉसिबिलिटीज जो मैं आपको अभी डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। यहाँ पे आपको लिख देता हूं मैं। देखो, ये हमारा प्राइस की चेंज है, ये हमारा डिमांड की हम चेंज करने की बात कर रहे हैं परसेंटेज फॉर्म में, हाँ, परसेंटेज में। और यहाँ पे हम बोलेंगे उसको उसको नाम देंगे, हम उसका नेम देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हमने बात किया कि प्राइस 10% से, ये सब जगह पे सेम ही रहेगा, है ना। पांच अलग अलग पॉसिबिलिटीज है, हर जगह पे यहाँ पे 10% प्राइस चेंज हो रहा है। अभी डिमांड कितना हो रहा है, डिमांड का रिस्पॉन्स कितना है, उसके इस बेसिस पे हम क्या करेंगे, उसको अलग अलग नाम देंगे। तो फर्स्ट जो है पॉसिबिलिटी वो क्या है, हमने डिस्कस की कि डिमांड आपका 100% से क्या हो रहा है, आपका कम हो रहा है। दैट इज फर्स्ट। उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे, अरे ये जो नाम दे रहा हूं मैं, ये टाइप्स नहीं है, उसमें आपको याद रखने के लिए बोल रहा हूं, उसे कहेंगे एक्सट्रीम। एक्सट्रीम क्या है, सेंसिटिव है ना, एक्सट्रीम सेंसिटिव, बराबर है। दूसरा नाम दूंगा मैं आपको 0%। 0% से कम हुआ, मतलब प्राइस 10% से बढ़ा, डिमांड 0% से कम हुआ, तो उसे कहेंगे हम एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली इनसेंसिटिव, बराबर है। एक्सट्रीमली इनसेंसिटिव मतलब बिल्कुल भी सेंसिटिव है क्या, नहीं, मतलब प्राइस कितना भी चेंज हो फिर भी डिमांड चेंज नहीं होता है। डिमांड चेंज नहीं होता है, डिमांड कांस्टेंट रहता है। इसे डिमांड कितने से चेंज हुआ, 0% से चेंज हुआ, उसमें कहता हूँ एक्सट्रीमली, क्या बोल रहा हूँ मैं उसे, एक्सट्रीमली इनसेंसिटिव कहता हूं। अग्री हो या सक। थर्ड, 10% से चेंज हुआ, तो प्राइस भी 10% से हमारा क्या होता, बढ़ा था, डिमांड भी क्या हो गया, 10% से ही कम हुआ। तो जितना परसेंटेज प्राइस में चेंज होगा, उतना ही परसेंटेज क्या होगा, डिमांड में चेंज होगा। तो उसे मैं क्या कहूंगा, यूनिट, क्या कहूंगा मैं, यूनिट कहूंगा। मतलब आंसर यहाँ पे हमारा 1 आएगा। जब हम फॉर्मूला यूज करेंगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो दोनों इक्वल है, तो आपका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 को हम यूनिट कहते हैं। ओके, हाँ। अभी फोर्थ पॉसिबिलिटी क्या है, जब प्राइस 10% से बड़ा है, ये आपको पता है बड़ा है, तो हमारा डिमांड जो है, एग्जांपल सपोज 20% से कम हुआ है। 20 एग्जांपल है, 15% लिखो, 20% लिखो, मतलब जरूरी क्या है, जितना चेंज प्राइस में हुआ है
उससे ज्यादा चेंज क्या हो रहा है, डिमांड में हो रहा है। क्या बोल रहा हूं मैं, जितना चेंज प्राइस में हुआ है उससे ज्यादा चेंज किसमें हुआ है, डिमांड में हुआ है। ठीक है, तो डिमांड क्या है, सेंसिटिव है। देखो ध्यान रखना, डिमांड सेंसिटिव है, डिमांड रिस्पॉन्सिव है, और किसके रिलेशन में, प्राइस के रिलेशन में ज्यादा सेंसिटिव है। जितना चेंज प्राइस में होता है उससे ज्यादा चेंज इसमें होता है, डिमांड में होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आपको समझने के लिए, क्या क्या लिखूंगा, रिलेटिव, रिलेटिवली सेंसिटिव, रिलेटिवली सेंसिटिव, हाँ समझता आपको। एंड अगला जो है वो मैं लिखूंगा 5% कम हो रहा है, कि आपका जो प्राइस है वो 10% से बढ़ा था, तो डिमांड 10% से नहीं आपका कम हो रहा है, वो क्या हो रहा है, सिर्फ 5% से या 4% से 6% से। तो जितना चेंज प्राइस में हुआ है उससे कम परसेंटेज से क्या हो रहा है, डिमांड आपका चेंज हो रहा है। इनवर्स रिलेशन तो हमेशा रहेगा। तो उसे क्या कहूंगा मैं, रिलेटिवली, रिलेटिवली इनसेंसिटिव कहूंगा, बिकॉज यहाँ पे सेंसिटिव है क्या, ज्यादा सेंसिटिव नहीं है। जितना चेंज प्राइस में हो रहा है उससे कम चेंज इसमें हो रहा है, डिमांड में हो रहा है, तो इसलिए बोला रिलेटिवली इनसेंसिटिव बोला मैंने यहाँ पे। समझ में आया यहाँ तक। तो ये 5 कैटेगरी है और यही 5 आपके टाइप्स है। ठीक है, अभी याद कैसे, नाम में याद रखना है। देखो, जब मैं बोलता हूँ एक्सट्रीमली, जब मैं बोलता हूँ एक्सट्रीमली, उसे मैं लिखता हूं परफेक्टली। क्या बोलता हूं मैं, एक्सट्रीम मतलब परफेक्ट, है ना। हम बोलते हैं ना मतलब बहुत ज्यादा होशियार है, एक्सट्रीम टैलेंटेड है। तो एक्सट्रीम मतलब क्या, परफेक्ट। क्या बोलते हैं उसको, परफेक्टली, मतलब बहुत ज्यादा। और सेंसिटिव मतलब होता है इलास्टिक, सेंसिटिव मतलब क्या होता है, इलास्टिक। तो परफेक्टली इलास्टिक, दैट इज अवर फर्स्ट। ये जो है इसको क्या कहते हैं हम, उसे कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। जिसमें क्या होता है आपको समझ में होगा कि चेंज, जितना चेंज प्राइस में होगा उससे बहुत ज्यादा एक्सट्रीम, एक्सट्रीम चेंज इसमें होगा, डिमांड में होगा। मतलब प्राइस थोड़ा भी चेंज हुआ, ड्यू टू स्मॉल चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, डिमांड विल चेंज इनफाइनाइटली, एक्सट्रीमली। एक्सट्रीमली जब हम यूज करेंगे इनफाइनाइटली, इनफाइनाइट मतलब क्या है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते उसे इन्फिनिटी कहते हैं। तो उसका नाम क्या है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। आपका आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा, बिकॉज बहुत ज्यादा चेंज यहाँ पे हो रहा है। समझ में आएगा, उसको हम पढ़ेंगे डिटेल में। यहाँ पे आपको एक टेबल में ही आपका पूरा हो जाएगा टाइप्स, आप अगर ध्यान दे रहे हो तो। सेकेंड जो है, ये जो सेकेंड में नंबर लिया है उसको मैं कहता हूँ एक्सट्रीमली, का नाम सेम है, क्या है, परफेक्टली, परफेक्टली, है ना। हाँ, इनसेंसिटिव को मैं नाम देता हूँ, देखो सेंसिटिव मतलब इलास्टिक, सेंसिटिव मतलब क्या है ना, सेंसिटिव है मतलब बोलता है कि इलास्टिक है, मतलब चेंज होता है। और इनसेंसिटिव मतलब क्या, उसे कहते हैं इन इलास्टिक। क्या कहते हैं, सेंसिटिव को इलास्टिक कहेंगे, इनको वैसे वैसे रखना है, तो उसे कहूंगा मैं इन इलास्टिक। क्या कहूंगा, इन इलास्टिक। तो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, दैट इज और सेकेंड टाइप। जहां पे क्या होगा, आपका प्राइस कितना भी चेंज हो, प्राइस कितना भी चेंज हो, डिमांड क्या होगा, देखो चेंज नहीं होगा। डिमांड कितना चेंज हो रहा है, 0% से चेंज हो रहा है, मतलब डिमांड चेंज नहीं हो रहा है। तो उसे कहते हैं कि डिमांड क्या है, बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं है, डिमांड सेंसिटिव नहीं है, डिमांड क्या है, इनसेंसिटिव है। उसे कहते हैं इन इलास्टिक, कहते हैं। सेंसिटिव मतलब इलास्टिक, इनसेंसिटिव मतलब इन इलास्टिक। याद रखना है वर्ड, वर्ड याद रख लेना है। सेंसिटिव मतलब इलास्टिक एंड इनसेंसिटिव मतलब इन इलास्टिक। एक्सट्रीमली मतलब परफेक्टली। ठीक है, तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड एक टाइप हो गया आपका, जिसमें क्या होगा, ध्यान में आएगा आपको। सेकेंड टाइप होगा परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, उसमें क्या होगा आपको समझ में आएगा होगा अभी। थर्ड, हमने ऑलरेडी लिखा था क्या, यूनिट, तो उसको नाम भी वही दिया है, नाम क्या है, यूनिटरी, यूनिटरी इलास्टिक। क्या है, यूनिटरी इलास्टिक है, मतलब जहां पे आपका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब क्या, जितना चेंज, परसेंटेज फॉर्म में बात करेंगे, जितना परसेंटेज प्राइस में चेंज होगा उतना ही परसेंटेज क्या होगा, डिमांड में भी चेंज होगा, इसलिए उसको कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ठीक है, थर्ड कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फोर्थ, तो फोर्थ जो टाइप बताया यहाँ पे, देखो टेबल आप लिख लेना, आपको ये टेबल आपने लिख लिया, उसको समझ लिया, मैंने 3 कॉलम बनाया, आप चौथा कॉलम बनाओ, ये 3 कॉलम बनाओ और चौथे कॉलम में ये भी लिख लेना वहां पे।
तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। या अगर आपने ये समझ लिया एक्सट्रीम मतलब परफेक्टली, सेंसिटिव मतलब इलास्टिक, आगे देखो चौथा आपको ध्यान में आएगा। अभी रिलेटिवली बोल रहा हूं मैं, मतलब क्या कि इन रिलेशन टू प्राइस डिमांड इज सेंसिटिव। मैं क्या लिखा था, रिलेटिवली सेंसिटिव, मतलब क्या कि डिमांड इज रिलेटिवली सेंसिटिव देन प्राइस। प्राइस से सेंसिटिव ज्यादा है डिमांड। इसका मतलब क्या, जितना चेंज प्राइस में होता है उससे ज्यादा चेंज इसमें होता है, डिमांड में होता है। इसलिए हमने क्या बोला कि डिमांड क्या है, सेंसिटिव है प्राइस के रिलेशन में। डिमांड क्या है, सेंसिटिव है प्राइस के रिलेशन में। इसलिए हमने उसको नाम दिया रिलेटिवली। क्या नाम दिया, रिलेटिवली। मतलब डिमांड इज रिलेटिवली इलास्टिक, डिमांड इज रिलेटिवली सेंसिटिव देन प्राइस। तो इसलिए नाम क्या है, ये जो नाम है वैसे वैसे लिखना है, सेंसिटिव को हम इलास्टिक लिखेंगे। देखो तो फोर बन गया रिलेटिवली। रिलेटिवली सेंसिटिव को क्या कहते हैं, सेंसिटिव को इलास्टिक कहते हैं। एंड फिफ्थ आपको ध्यान में आएगा, फिर क्या रहेगा, रिलेटिवली इन इलास्टिक, जिसमें क्या होगा, जितना चेंज प्राइस में होगा उससे कम परसेंटेज चेंज इसमें होगा, डिमांड में होगा। ठीक है, उसे कहेंगे रिलेटिवली इन इलास्टिक। तो ये टेबल आप बना लो अच्छे से। ठीक है, देखो एक सेकंड में यहाँ पे दिख रहा हूँ आपको। तो टेबल अभी पॉज करके आप कर लो, आप बना लो 1 मिनट। आपको अगर ये समझ में आ गया है तो फिर टाइप्स आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं रहेंगी। आपको समझना ये है कि जितना चेंज प्राइस में हो रहा है उसके रिलेशन में आपको देखना है कि डिमांड में चेंज कितना हो रहा है। अगर बहुत एक्सट्रीम चेंज हो रहा है तो पहला वाला परफेक्टली इलास्टिक, तो बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है तो एक्सट्रीम मतलब परफेक्टली इन इलास्टिक। तो जितना चेंज प्राइस में हुआ है उतना ही चेंज डिमांड में हो रहा है तो यूनिटरी इलास्टिक। आंसर 1 आएगा क्योंकि आपका, अगर जितना चेंज प्राइस में हो रहा है, एकदम एक्सट्रीम नहीं हो रहा है डिमांड में चेंज, लेकिन जितना चेंज प्राइस में हुआ है उससे ज्यादा चेंज हो रहा है डिमांड में। ध्यान से सुनना है भी, बहुत लोगों को 4th और 5th में दिक्कत होती है। क्या हो रहा है, जितना चेंज, जितना प्रोपोर्शनेट, प्रोपोर्शनेट मतलब परसेंटेज फॉर्म में, जितना प्रोपोर्शनेट चेंज प्राइस में हुआ है उससे ज्यादा प्रोपोर्शनेट चेंज किस में होगा, डिमांड में अगर हो रहा है तो उसे कहते हैं रिलेटिवली इलास्टिक। है ना, प्राइस में 10% हुआ था, डिमांड में 20% हो गया, 30% हो गया, 15% हो गया, क्या कहेंगे, इलास्टिक। सेंसिटिव है और रिलेशन प्राइस के रिलेशन में, इसलिए रिलेटिवली इलास्टिक। एंड फिफ्थ क्या है, उसका उल्टा, जितना चेंज परसेंटेज फॉर्म में प्राइस में होगा उससे कम चेंज किसमें होगा, डिमांड में होगा। देखो रिलेशन हमेशा इनवर्स रहेगा। बहुत लोग क्या करते हैं, इसमें दिक्कत हो जाती है। रिलेशन प्राइस बढ़ेगा तो देखो डिमांड हर जगह पे क्या कर रहे हैं, हम कम ही कर रहे हैं। तो इसमें दिक्कत नहीं होगी आपको। रिलेशन हमेशा इनवर्स रखना है आपको, रिलेशन हमेशा इनवर्स ही रखना है। सिर्फ देखना कि एक्सटेंट कितना चेंज हो रहा है, आपको वो चीज देखनी है। क्लियर, समझ में आएगा। ओके, चलो। तो यही हमें पढ़ना है, यही 5 टाइप्स है। अगर आपको ये यहाँ पे समझ में आ गया तो अभी हम रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, मतलब वहां से पढ़ लेंगे बुक में से। चलो तो विल स्टार्ट। और मैं आपको बोल देता हूँ, ये क्वेश्चन 99% चांस रहेंगे कि क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। क्या रहेगा, 99। जैसा लॉ ऑफ डिमांड आपको बताया इंपॉर्टेंट है, वैसे ही ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभी इसमें से फर्क इतना होता है कि बुधवार को क्या पूछते हैं, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूछते हैं। क्या पूछते हैं, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूछते हैं। तो अभी आपको 5 टाइप बताया, उतना आएगा आपका। लेकिन कभी कभी क्या करते हैं, आपको आपको टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी पूछते हैं, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूछते हैं। तो फिर वहां पे प्राइस भी आएगा, इनकम भी आएगा और क्रॉस भी आएगा, आपका आंसर बढ़ जाएगा फिर वहां पे, है ना। तो क्वेश्चन क्या पूछा है आपको ध्यान देना है। लेकिन ये क्वेश्चन, एक तो टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी आएगा जिसपे हमने इनकम क्रॉस ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो आपको वो भी लिखना पड़ेगा, प्लस ये भी लिखना पड़ेगा जो हमें पढ़ने वाले हैं। या तो आपको टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूछेंगे, तो वहां पे आपको सिर्फ उतना लिखना है जो आप अभी हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन 8 मार्क्स के लिए 99% चांस है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, दोनों में से एक क्वेश्चन। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं और उसको प्रॉपर्ली फिनिश करेंगे। चलो, प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज रेशो। रेशो मतलब क्या था आपको, रेशो मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में जब हम लिखते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में जब हम लिखते हैं वैल्यूज को, उसे रेशो कहते हैं। तो रेशो ऑफ किसका,
प्रोपोर्शनेट चेंज, प्रोपोर्शनेट का मतलब होता है परसेंटेज। क्या होता है? परसेंटेज होता है। तो आपको हमेशा जो वैल्यूज है क्या करना है आपको? प्रोपोर्शनेट में निकालनी है, परसेंटेज में निकालनी है। लिखते वक्त आपको प्रोपोर्शनेट या परसेंटेज के फॉर्म में आंसर आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो रेशियो ऑफ proportionate change in quantity demanded of a commodity to a given proportionate change in its price। मतलब जो प्राइस में चेंज हुआ है प्रोपोर्शनेट, जितना भी प्रोपोर्शनेट चेंज, जितना भी परसेंटेज चेंज प्राइस में हुआ है, उसके रिस्पॉन्स में डिमांड में चेंज कितना हो रहा है, उसका जब आप रेशियो निकालते हो, रेशियो निकालते हो, तो उसे क्या कहते हैं? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। तो सिंपल भाषा में क्या, देखो ईडी, ईडी इसका मतलब है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो क्या आएगा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। आपने ऑब्जर्व किया होगा तो आपको पता चल गया होगा कि इनकम में क्या था फॉर्मूला, इनकम इलास्टिसिटी में क्या था? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ सेम था, नीचे सिर्फ क्या था? परसेंटेज चेंज इन इनकम था। तो मैं आपको पहले बताया कि फैक्टर जो डिमांड को अफेक्ट कर रहा है वो सिर्फ नीचे यहाँ पे जो है, यहाँ पे वो बदलेगा, बाकी क्या आपका फॉर्मूला पूरा सेम ही होता है। वहां पे इनकम अफेक्ट कर रहा था, इनकम के हिसाब से आपको डिमांड देखना था, तो हमने इनकम लिखा था। क्रॉस क्रॉस लिस्ट में जो दूसरा गुड्स है उसका प्राइस देख रहे थे हम, यहाँ पे कमोडिटी का प्राइस देख रहे हैं हम। तो आपको ध्यान रखना है, तो फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला भूलना नहीं है। और ये रेशियो मेथड आगे हम पढ़ने वाले हैं, तो रेशियो मेथड भी आपको यहाँ पे आती है, तो वो भी यहाँ पे आने वाला है, तो ये भी आपका कवर यहाँ पे हो जाएगा। तो price elasticity is what? Percentage change in quantity demanded upon percentage change in price। ठीक है, आपको फॉर्मूला यूज करना है। देखो फॉर्मूला क्या बोलता है, आप उसको जब सॉल्व करोगे तो जैसे हमने पीछे भी किया था इनकम में, उसमें तो क्या है? डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई बाय पी अपॉन डेल्टा पी। ठीक, तो डेल्टा क्यू मतलब क्या? चेंज इन डिमांड, आपको पता है। क्यू मतलब क्या? ओरिजिनल डिमांड। ओके, सॉरी। मल्टीप्लाई बाय पी मतलब क्या? ओरिजिनल प्राइस। डिवाइड बाय डेल्टा पी मतलब क्या? चेंज इन प्राइस। तब कोई फॉर्मूला यूज करो, जैसे हमको पीछे बताया था परसेंटेज में दिया वैल्यूज, तो ये वाला यूज करो। आपको नंबर्स में दिए है कि प्राइस 10 रुपए था तो डिमांड 100 था, प्राइस 12 रुपए हुआ तो डिमांड 80 हो गया, तो निकालना है। अगर आपको नंबर्स में दिए है तो यूज दिस फॉर्मूला। दोनों में आपका आंसर एक ही आने वाला है। ओके, चलो अभी आपका आंसर क्या आता है उसके बेसिस पे 5 टाइप्स यहाँ पे आपको दिए गए हैं। क्या दिए आपको? 5 टाइप्स आपको दिए हैं। तो क्या 5 टाइप्स है जो मैं आपको अभी ऑलरेडी पढ़ाया, वो हमें 5 टाइप्स पढ़ने हैं। ध्यान से पढ़ना, 8 मार्क का सवाल है। ठीक है, चलो टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे। फर्स्ट इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। क्या बताया हमने, याद है ना? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली का मतलब आपको याद रखना है एक्सट्रीमली, इलास्टिक का मतलब याद रखना है सेंसिटिव। परफेक्टली मतलब एक्सट्रीमली, इलास्टिक मतलब सेंसिटिव। और हम डिमांड की बात करते हैं ना, तो मतलब डिमांड क्या है? एक्सट्रीमली सेंसिटिव है। मतलब प्राइस में स्लाइट, मतलब प्राइस में थोड़ा भी चेंज हुआ, प्राइस में क्या बोलता हूं मैं, हमने एग्जांपल में 10% लिया था, लेकिन क्या है? प्राइस में थोड़ा भी चेंज हुआ, निग्लिजिबल चेंज 1% इस एग्जांपल, तो डिमांड क्या होगा? एक्सट्रीमली बदल जाएगा, एक्सट्रीमली चेंज हो जाएगा, तो उसे कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। जनरली आपको ऐसा देखने नहीं मिलता है प्रैक्टिकली ना, कि 1% चेंज हुआ प्राइस तो इतना ज्यादा डिमांड चेंज हो रहा है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा हुआ तो उसे क्या कहते हैं? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहते हैं। वो कहाँ पे देखने मिलता है आपको? ये आपको देखने मिल सकता है इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। बिकॉज आपको पता है परफेक्ट कंपटीशन हमने थोड़ा बात डिस्कस किया था उस बारे में थोड़ा पहले, कि परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट एट सिंगल प्राइस। बराबर है, तो सारे सेलर्स सेम प्राइस से प्रोडक्ट बेचते हैं, तो सपोज किसी सेलर ने प्राइस कम कर दिया अपना, तो क्या हो जाएगा? उसका सेल एकदम से बढ़ जाएगा, राइट? या उसने अगर प्राइस बढ़ा दिया तो उसका सेल एकदम से कम हो जाएगा। एकदम से मतलब एक्सट्रीम बोल रहा हूं मैं, बराबर है? तो वो क्या होता है आपका? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होता है। ठीक है, आप जब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, अब ये फॉर्मूला जो आपको दिया है,
प्राइस इलास्टिसिटी का। आप जब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, इंफिनिटी आएगा, बहुत बड़ा अमाउंट आएगा जिसको हम निकाल नहीं सकते हैं। तो इसको हम लिखते हो क्या, लिखते हैं उसको इंफिनिटी लिखते हैं, साइन लिखना है क्या ना ऐसा। 8 जो होता है 8 निकालते ना, तो खड़ा निकालते हैं, उसको सुला देना है थोड़ा आपको, है ना, 8 को सुला देना है आपको, तो वो आपका इंफिनिटी आएगा। ठीक है, हाँ तो देखो हम पढ़ लेंगे। when a slight or zero change in price brings about an infinite change in the quantity demanded of that commodity, it is called as perfectly elastic demand. देखो स्लाइट चेंज हुआ, स्लाइट मतलब एकदम से एकदम कम, और जीरो चेंज मतलब चेंज कुछ हुआ भी नहीं होगा, है ना, एकदम मामूली चेंज या नई चेंज, नई जैसा ही चेंज हुआ है आपके प्राइस में, उससे क्या हुआ है, जो डिमांड है वो इनफाइनाइट चेंज हुआ है, मतलब बहुत एक्सट्रीमली चेंज हुआ है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। समझ में आपको? ओके, तो देखो आगे देखो, इट इज ओनली अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट। मेरे को बताया कि प्रैक्टिकली आपको देखने नहीं मिलता है। परफेक्ट कंपटीशन भी जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको एक बात पता है कि ये सिर्फ मिथ है। परफेक्ट कंपटीशन आपको रियल लाइफ में बहुत रेयर देखने मिलता है, और ये जो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड जो है वो आपको सिर्फ कहाँ पे देखने मिलता है, जो परफेक्ट कंपटीशन है वहीं पे देखने मिल सकता है। इसलिए बोला कि ये सिर्फ थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, ऐसा रियल लाइफ में होता नहीं है कि 1% चेंज हुआ प्राइस में और डिमांड एकदम कम हो गया, एकदम बढ़ गया, ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है। इसलिए आपको बता दिया कि ये सिर्फ क्या है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको दिया कि 10% फॉल इन प्राइस, प्राइस 10% से कम हुआ, मे लीड टू एन इनफाइनाइट राइज इन डिमांड। मतलब क्या होगा, एग्जाम्पल सपोज प्राइस आपका पहले 10 रुपीज था, डिमांड पकड़ लो 1000 यूनिट्स था, प्राइस आपका 12 रुपए हुआ, मतलब 20% से प्राइस बढ़ गया आपका एग्जाम्पल, तो आपका डिमांड जो है, सॉरी हम प्राइस कम करते हैं, मतलब को एग्जाम्पल जो दिया है, सपोज हमने प्राइस कम किया 10%, मतलब 9 रुपए हो गया प्राइस, 10% से प्राइस कम किया हमने, 1 रुपए प्राइस कम हो गया 10%, तो डिमांड कितना हो गया आपका, डिमांड आपका हो गया, समझे आपको, नंबर्स वी कैन नॉट काउंट ना, एक्सट्रीम चेंज, 1 करोड़ हो गया आपका डिमांड, 10 लाख हो गया। तो एक्सट्रीम चेंज जब होता है तो उसे क्या कहते हैं हम, उसे क्या कहते हैं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको? ठीक है, तो हमने पहले ही बात की कि जो कंसेप्ट है वो क्या है, सिर्फ थ्योरेटिकल है, रियल लाइफ में आपको बहुत कम देखने मिलेगी। ठीक है, फॉर्मूला सेम जो हमने पहले डिस्कस किया था, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का फॉर्मूला क्या है, ईडी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। आपका आंसर क्या आएगा, हमेशा इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, अभी एक जरूरी चीज आपको समझना है, ग्राफ आपको लिखना कैसे है, हर एक का टाइप्स आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करना पड़ेगा, एग्जांपल देना पड़ेगा, उसका फॉर्मूला, उसका आंसर क्या आएगा आपको ये लिखना पड़ेगा। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, एक आपको मैं अपने मीनिंग लिखा पहले, फिर अदर वर्ड्स में क्या कहते हैं अगर पता है तो वो लिखो, वो कंसेप्ट कौन से टाइप की गुड्स में देखने मिलेंगे आपको वो लिखो। ठीक है, फिर एग्जाम्पल लिखो एक आधा, फिर आपका आंसर यहाँ पे क्या आता है, 1 आता है, इनफिनिट आता है, लेस देन 1 क्या आता है आपको वो लिखना है, एंड ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ का एक्सप्लेनेशन देना है। ठीक है, इतना आपको हर एक के लिए, पांचों के लिए लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको 8 मार्क्स पूरे मिल सकते हैं। ग्राफ, अब अगर ध्यान दो, दिस इज द ग्राफ, आपको पता है हमेशा आप जब ग्राफ बनाते हो आपको ये भूलना नहीं कि एक्स पे आके दिखाओगे क्वांटिटी डिमांडेड, दिखाओगे एक्स एक्सिस पे, वाई पे दिखाओगे प्राइस। ठीक है, हमने एक बार ऑलरेडी बहुत बार समझ लिया है चीज। अभी क्या करना आपको, आपको एक चीज पता है यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो प्राइस है वो निग्लिजिबल चेंज हो रहा है, मतलब लगभग सेम ही प्राइस आपका, बोला ना निग्लिजिबल और नो चेंज इन प्राइस, तो प्राइस लगभग सेम है, लेकिन डिमांड क्या है आपका, एक्सट्रीमली चेंज हो रहा है। तो ये डिमांड वाला कब है, तो ये एकदम क्या हो रहा है आपका, चेंज हो रहा है, लेकिन प्राइस क्या है, लगभग कांस्टेंट ही है। इसलिए प्राइस का जो कर्व है, मतलब यहाँ पे जो डिमांड कर्व आएगा वो क्या आएगा आपका, हॉरिजॉन्टल आएगा, क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, है ना, किसको पैरेलल है, ये जो लाइन है पैरेलल किसको है, एक्स को है या वाई को, सोच के देखो, ये लाइन पैरेलल किसको है, इसको, लाइन को पैरेलल है, बराबर है, उसे देखते हैं। तो डिमांड का कैसा आएगा, इन केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड,
डिमांड कर्व इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना, इसको पैरेलल है ना, देखो समझ, ये और ये पैरेलल लिखने दो, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, समझ, बिकॉज यहाँ पे क्या है, आपका प्राइस लगभग सेम है, सिर्फ डिमांड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। समझ में आया? देखो समझेंगे। इन फिगर 3.11 द डिमांड कर्व इज हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इंडिकेटिंग परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। समझ में आ गया? क्लियर रहेगा यहाँ तक? हाँ चलो ठीक है, सेकंड पढ़ेंगे हम, ऐसे ही पढ़ना आपको, बहुत सिंपल है। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, क्या बोला आपको? परफेक्टली मतलब क्या होता है, हमने ऑलरेडी समझ लिया है। एक्सट्रीमली इन इलास्टिक मतलब क्या होता है? इनसेंसिटिव। एक्सट्रीमली इनसेंसिटिव मतलब बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं डिमांड। इसका मतलब क्या है कि प्राइस आपका चेंज हो फिर भी डिमांड क्या रहेगा? सेम रहेगा। डिमांड कांस्टेंट रहेगा, डिमांड अनचेंज रहेगा, डिमांड चेंज नहीं होगा। समझता आपको? चलो पढ़ेंगे। देखो, when a percentage change in price has no effect on the quantity demanded। देखो मतलब परसेंटेज चेंज हुआ है प्राइस में, लेकिन उसका डिमांड पे कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ है, डिमांड में उससे उसके वजह से कोई फर्क नहीं पड़ा है। मतलब डिमांड क्या है आपका? अनचेंज है, डिमांड कांस्टेंट ही रहा है, जितना था वो वैल्यू उतना ही है ना। ऑन द क्वांटिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी इट इज कॉल्ड एज परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। उसे क्या कहेंगे हम? परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कहेंगे। ठीक है, एग्जांपल दिया आपको, देखो 20% फॉल इन प्राइस विल हैव नो इफेक्ट ऑन क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस आपका 20% से कम हुआ है, बट डिमांड क्या आपका? कांस्टेंट है। डिमांड क्या है? जितना था उतना ही है, डिमांड चेंज नहीं हुआ। तो आपको बताएगा फॉर्मूला क्या आपका? आपका फॉर्मूला क्या है? देखो आगे देखो, डेल्टा मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, क्यू मतलब क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अभी प्राइस तो चेंज हुआ है लेकिन न्यूमरेटर आपका सेम है, तो 0 अपॉन समथिंग कितना आएगा आपका आंसर? 0 आएगा। जो पहला वाला केस था वहां पे क्या था आपका? 10/0 था, बिकॉज आपका प्राइस डिमांड चेंज हुआ था, लेकिन ये चेंज हुआ था कि आपका नहीं हुआ था, इसलिए आपका आंसर आपका एनीथिंग अपॉन 0, आपका आंसर इन्फिनिटी आता है, राइट? हाँ, लेकिन अभी हम जो पढ़ रहे हैं वहां पे उल्टा हो रहा है। यहाँ पे आपका डिमांड चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए न्यूमरेटर क्या आएगा आपका? क्या आएगा? 0 आएगा। तो 0 अपॉन समथिंग इज ऑलवेज 0, इसलिए आपका ईडी क्या आएगा? देखो ईडी इज 0, ईडी इज इक्वल टू 0। तो इन केस ऑफ परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी 0। क्या आएगा? 0 आएगा। याद रखना आपको चीजें, तो फिर से रिपीट करेंगे हम। देखो क्या होता है? परफेक्टली मतलब एक्सट्रीमली, इन इलास्टिक मतलब इनसेंसिटिव। तो ये क्या होगा है कि परसेंटेज प्राइस में कितना भी चेंज हो, डिमांड में क्या होता है? नो इफेक्ट होता है, डिमांड में चेंज नहीं होता है। ठीक है, एग्जाम्पल आपको दिया कि 20% प्राइस कम हुआ, बट फिर भी डिमांड क्या है आपका? कांस्टेंट है, डिमांड में कोई इंपैक्ट नहीं हुआ है ना। आपको ईडी क्या आएगा? यहाँ पे 0 आएगा। हाँ, इट इन प्रैक्टिस सच सिचुएशन रेयरली ऑकर्स। रेयरली बोला है, नहीं होगा ऐसी बात नहीं है, रेयर है, बहुत कम जगह देखने मिलेगी आपको, है ना। एग्जांपल दिया आपको कि सॉल्ट है, मिल्क है। देखो आपको पता है कि मिल्क का प्राइस बढ़े या कम हो, आपको जितना लगता है आप उतना ही यूज करते हो। सॉल्ट का एक हमने पीछे एग्जांपल दिया था, इनकम चेंज हो, प्राइस चेंज हो, फिर भी आपका सॉल्ट का प्राइस 10 रुपए से जो सच्चे मिलता है आपको, जो पैकेट मिलता है 10 रुपए का, वो 20 रुपए भी हो जाए प्राइस, तो भी आप नमक कम करने वाले हो क्या आपके खाने में? नहीं कर सकते हो। तो ये यहाँ पे क्या आपको परफेक्टली इन इलास्टिक जो डिमांड है वो देखने मिलता है कि आपका प्राइस भले ही चेंज हो जाए, प्राइस भले आपका चेंज हो जाए, फिर भी डिमांड चेंज नहीं होगा, बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा डिमांड। ठीक है, समझ आपको? आपको समझना है कि केसेस में होता क्या है। परफेक्टली इलास्टिक में क्या था? परफेक्ट पहला वाला परफेक्टली इलास्टिक, कि प्राइस में थोड़ा भी चेंज हुआ तो डिमांड एक्सट्रीमली चेंज हो रहा था। दूसरे में क्या हो रहा है कि प्राइस में कितना भी चेंज हो, डिमांड में बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, तो परफेक्टली इन इलास्टिक। समझा? तो कर्व कैसा आएगा आपको? आप जब ग्राफ देखोगे, देखो ग्राफ यहाँ पे आपको दिया है, थर्ड आगे देखना, ग्राफ कैसा आएगा आपका? देखो अभी प्राइस चेंज हो रहा है, प्राइस पहले पी था,
फिर प्राइस कम हुआ P2 हो गया, या प्राइस बढ़ गया P1 हो गया। प्राइस कम होगा बढ़ेगा, पर डिमांड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। डिमांड कहाँ पे, यहाँ पे, तो डिमांड यहाँ पे कॉम सेम रहेगा। तो डिमांड कर्व कैसा आएगा आपको, ये आएगा। तो ये जो लाइन है इसे क्या कहते हैं हम, वर्टिकल लाइन कहते हैं। वर्टिकल कहते हैं स्ट्रेट लाइन, खड़ा लाइन, वर्टिकल लाइन। और किसको पैरेलल है, ये एक्स को या वाई को, ये इसको पैरेलल है। ये कौन सा है, वाई है। समझ आपको। तो डिमांड कर्व कैसा आएगा, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। ओके, देखो आपको एग्जांपल दिया है, देखो कि व्हेन प्राइस राइजेस फ्रॉम ओपी टू OP1, देखो OP से लेके OP1 मतलब यहां से यहां तक बढ़ गई, बट फिर भी, और व्हेन प्राइस फॉल फ्रॉम OP टू OP2, या प्राइस OP से यहां तक कम हो गई, मतलब यहां तक, तो इतना, फिर भी आप देखो, फिर भी देखो क्या है, डिमांड रिमेन्स अनचेंज एट OQ। डिमांड क्या आपका OQ ही है, O से लेके Q तक डिमांड इतना ही है। आपका प्राइस OP हो, OP1 हो या OP2 हो, फिर भी प्राइस कितना है, सेम ही है। सॉरी, प्राइस आपका चेंज हो रहा है, फिर भी डिमांड क्या है, सेम ही है। डिमांड क्या है, कांस्टेंट है, जितना था OQ जो है उतना ही है। उसे क्या कहेंगे, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। समझ आपको, बिकॉज डिमांड चेंज नहीं हो रहा है। Therefore, the demand curve is, आपको याद रखना है, vertical straight line parallel to y axis। तो कहेगा वर्टिकल लाइन आएगा पैरेलल टू y axis। क्लियर, दोनों समझ में आ गया, दोनों अच्छे से। चलो आगे बात, थर्ड बात करेंगे। थर्ड बहुत सिंपल है, यूनिटरी। जितना परसेंटेज चेंज प्राइस में होगा उतना ही परसेंटेज इसमें होगा, डिमांड में होगा। एग्जाम्पल, अगर डिमांड आपका 5, डिमांड अगर 10% से बड़ा है, तो सॉरी, आपका अगर प्राइस अगर 10% से बड़ा है तो डिमांड 10% से कम होगा। देखो, फर्स्ट चेंज शुड बी इन प्राइस, पहले चेंज प्राइस में होगा, और उसका इम्पैक्ट आप डिमांड पे स्टडी कर रहे हो, ये भूलना नहीं है ना। डिमांड पहले चेंज होगा और फिर प्राइस चेंज होगा, ऐसा नहीं लिखना है। चेंज पहले किस में होगा, प्राइस में होगा, और उसका इम्पैक्ट आप डिमांड पे कितना होता है आप वो स्टडी कर रहे हो, तो वो नहीं भूलना है। तो सपोज ड्यू टू rise in price by 10%, demand falls by 10%। प्राइस भी 10% से बढ़ा और डिमांड भी 10% से कम हो गया, तो क्या कहेंगे, उसे कहेंगे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। क्या कहेंगे उसे, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। बिकॉज आप जब फॉर्मूले में वैल्यू डालेंगे, 10% डिमांड में चेंज हुआ है, 10% प्राइस में चेंज हुआ है, आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ईडी क्या आएगा यहाँ पे, ईडी इज इक्वल टू 1 आएगा। समझा, देखो पढ़ेंगे हम। When percentage change in price leads to proportionate change in quantity demanded। देखो क्या बोला है, when percentage मतलब proportionate change in price leads to proportionate change in demand, it is said as unitary elastic demand। मतलब जितना proportionate change price में हो रहा है उतना ही, हाँ, जितना चेंज प्राइस में हो रहा है उतना ही चेंज इसमें हो रहा है, प्रोपोर्शनेट डिमांड में भी हो रहा है। समझा आपको। एग्जांपल देखो, 50% फॉल इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी लीड्स टू 50% राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड। आपको इतना ध्यान में होगा ना, प्राइस आपका फॉल हुआ था 50% से, डिमांड क्या हुआ, राइज हुआ। रिलेशन आपको इन्वर्स रखना हमेशा। लेकिन देखो, जितना परसेंटेज प्राइस कम हुआ था उतना ही परसेंटेज में क्या हुआ, डिमांड बढ़ गया आपका। 50% से प्राइस कम हुआ, 50% से डिमांड बढ़ गया। तो जितना प्रोपोर्शनेट चेंज प्राइस में होता है उतना ही प्रोपोर्शनेट अगर चेंज डिमांड में हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कहेंगे। ईडी क्या आएगा आपका, 1 आएगा। ठीक है, देखो आप जब फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर रहे हो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज इन प्राइस, 50/50 आंसर क्या आएगा, 1 आएगा आपका। तो आंसर ईडी इज इक्वल टू 1। ठीक है, देखो ग्राफ, देखो आपको ग्राफ निकालते हुए ध्यान रखना है। आपको ग्राफ कैसे निकालना है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये टेबल आपने बना ही लिया होगा। ग्राफ आप जब भी निकालोगे, अगले तीनों भी देखो, फर्स्ट दो तो सिंपल थे, एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन था, दूसरा वर्टिकल लाइन था, तो वहां पे दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब अगले आप जब ग्राफ निकालोगे तो कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप को दिखाता हूँ मैं, ध्यान रखना है। पहले लिख लो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये बना लिया। फिर यहाँ पे लिखो क्वांटिटी डिमांडेड,
पूरा लिखना है हमेशा, और यहाँ पे लिखना है आपको प्राइस, ये लिख लिया। हाँ, अभी सबसे पहले क्या करना है आपको, एक ओरिजिनल प्राइस और ओरिजिनल डिमांड निकाल लेना है अंदाजे बेसिस पे। आपको नंबर्स तो आप ले ही रहे हो, नंबर्स तो आप पुट नहीं कर रहे हो, तो आपको अंदाजा करना है एक प्राइस और एक डिमांड। क्या करना है, यहाँ पे नाम देते हैं ओपी, ओरिजिन को ओपी ओ नाम देंगे, ये पी है तो इसको प्राइस का पी देंगे, और यहाँ पे क्वांटिटी का क्यू देंगे। आपको ये सब बना लेना है। यहाँ तक समझा? ध्यान दो, यहाँ पे यहाँ तक देख लो। अभी इसके बाद हो क्या रहा है, जितना परसेंटेज चेंज प्राइस में होगा उतना ही परसेंटेज चेंज किसमें होगा, डिमांड में होगा। तो सिंपल क्या दिखाना आपको, कि जितना चेंज आप प्राइस में दिखाओगे उतना ही चेंज करना आपको डिमांड में दिखाना है। जितना चेंज प्राइस में दिखाओगे उतना ही चेंज आपको डिमांड में दिखाना है। तो जैसे एग्जांपल देखो, प्राइस में सपोज कम करो, प्राइस में देखो इतना मैंने अगर प्राइस कम किया है तो इतना ही तो इक्वल आपको आपके स्केल होगा, है ना, उतना ही आप कैलकुलेट करना। तो प्राइस कम हुआ है तो डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। आपको पता चलना चाहिए, रिलेशन आपको इन्वर्स रखना है। ठीक है, तो देखो यहां से मैंने ये किया था, तो ये मेरा ओरिजिनल था और ये नया है। तो जितना चेंज प्राइस में होगा प्रोपोर्शनेट फॉर्म में, उतना ही प्रोपोर्शनेट चेंज, देखो आपका ये जो है ये और ये इक्वल दिखना चाहिए। ठीक है, और आप जब दोनों पॉइंट को जब ये कर लोगे तो ये क्या आपका, दिस इज व्हाट डिमांड का, इन केस ऑफ व्हाट, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, इसे रेक्टेंगल हाइपरबोला कर्व कहते हैं। ठीक है, हम देखेंगे, आपको ध्यान में ग्राफ कैसे निकालना है, चलो पढ़ेंगे। देखो, व्हेन प्राइस फॉल्स फ्रॉम ओपी टू ओपी1, देखो ओपी से ओपी1 तक जब प्राइस आपका कम हुआ है 50% एग्जांपल से, डिमांड राइजेस फ्रॉम ओक्यू टू ओक्यू1, है ना, ओक्यू था पहले डिमांड, अभी ओक्यू1 हो गया, मतलब डिमांड बढ़ गया आपका। देयरफॉर द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जो शेप है वो क्या है, जो स्लोप है वो क्या आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो है वो शेप है, आपको नाम याद रखना है। ठीक है, तो आपको पता चल गया क्या होगा यहाँ पे, कि जितना प्रोपोर्शनेट चेंज प्राइस में होगा उतना ही प्रोपोर्शनेट चेंज डिमांड में होगा, है ना। एग्जांपल आपको देना है, फिर आपको ईडी कितना आएगा आपको लिखना है, ईडी 1 आएगा। आपको ग्राफ बनाना है, ग्राफ का एक्सप्रेशन देना है, और ग्राफ का शेप क्या होगा आपको लिखना है, आ जाएगा। सिंपल, 3 हो गए हमारे। चौथा, फोर्थ पढ़ेंगे। आपको टेबल में समझ में आ जाना चाहिए, टेबल में नहीं आया तो हम फिर से डिटेल में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आज ही कंप्लीट करना है। ठीक है, चलो फोर्थ, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, है ना। रिलेटिवली मतलब क्या समझना आपको, प्राइस के रिलेशन में डिमांड, इलास्टिक मतलब क्या, सेंसिटिव, मतलब क्या, डिमांड इज मोर सेंसिटिव टू प्राइस, डिमांड इज मोर सेंसिटिव देन प्राइस। तो अगर डिमांड ज्यादा सेंसिटिव है, इसका मतलब क्या है, कि जितना चेंज प्राइस में होगा उससे ज्यादा चेंज किस में होगा, डिमांड में होगा। जितना चेंज प्राइस में होगा उससे ज्यादा चेंज प्रोपोर्शनेट फॉर्म में, परसेंटेज फॉर्म में क्या होगा, डिमांड में होगा। एग्जांपल, अगर प्राइस आपका 10% से बड़ा है तो डिमांड कम होगा, कितने से, 20% से, 15% से, 25% से। समझ में आया, डिमांड में चेंज ज्यादा होगा। देखो पढ़ेंगे हम, व्हेन अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस, देखो परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड्स टू क्या बोला है, मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब जितना प्राइस में प्रोपोर्शनेट चेंज हो रहा है उससे ज्यादा, मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इसमें हो रहा है, डिमांड में हो रहा है। व्हेन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, मतलब जितना प्रोपोर्शनेट प्राइस में होगा, लीड्स टू, मतलब उसका इंपैक्ट किस पे हो रहा है, क्या हो रहा है, मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, डिमांड में क्या हो रहा है, उससे ज्यादा, मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज हो रहा है। समझा? इन अदर वर्ड्स आपको लिखना है यहाँ पे, इन अदर वर्ड्स व्हेन, यहाँ पे लिखना, ऐड कर लेना आप यहाँ पे, इन अदर वर्ड्स यहाँ पे लिखो, इन अदर वर्ड्स व्हेन परसेंटेज, पूरा लिखना आप, व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, पूरा लिखना, इज ग्रेटर, और लिखो मोर
more than percentage change in price, the demand is said to be relatively elastic demand. देखो क्या बोला मैंने, इन अदर वर्ड्स, देखो ये होने के बाद, ये आपका इतना होने के बाद यहाँ पे ये ऐड करना, ऐड क्या ऐड करना आपको, कि इन अदर वर्ड्स व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, मतलब जितना परसेंटेज प्राइस में डिमांड में चेंज हो रहा है वो क्या ज्यादा है किससे, जितना चेंज प्राइस में हो रहा है। समझा आपको, आप ऐड करोगे तो आपका सिंपल वर्ड्स में क्या कहते हैं आपको, वो भी आपने लिख दिया है। तो मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज किसी को समझ में आता नहीं है तो ये आप लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप पहले ये लिखो जो लाइन दिया आपको, कि व्हेन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस लीड्स टू मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, द डिमांड इज सेड टू बी रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। इन अदर वर्ड्स, सिंपल भाषा में, व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। समझा? आगे देखो एग्जांपल, 50% फॉल इन प्राइस, देखो प्राइस में कितना चेंज हुआ है 50%, ये फॉल हुआ है तो ये बात दिमाग में रख लो अभी, जब डिमांड फॉल हुआ है तो जब प्राइस फॉल हुआ है तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा। हम बात कर रहे हैं कितने से, तो 50% से हुआ है तो जो डिमांड है वो 50 से ज्यादा परसेंटेज से चेंज होगा, है ना। तो देखो प्राइस फॉल हुआ है तो डिमांड बढ़ेगा, तो डिमांड राइज होगा, ये बात आपने को लीड्स टू 100% राइज इन डिमांड, तो प्राइस आपका 50% से कम हुआ था, डिमांड 100% से बढ़ गया। समझ में आ गया आपको चीज? तो जितना चेंज प्राइस में हुआ था उससे ज्यादा चेंज किस में हुआ है, डिमांड में हुआ है। क्लियर? ये जो है मैंने लिखा, ये लिख लेना आप। आपका ईडी क्या आएगा, ईडी विल बी ग्रेटर देन 1, बिकॉज जब हम बात कर रहे हैं कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो आपका न्यूमरेटर बड़ा आएगा, डिनोमिनेटर छोटा आएगा। हमारा फॉर्मूला क्या है ना, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो न्यूमरेटर बड़ा आएगा, डिमांड में चेंज वैल्यू बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली आपका आंसर क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा। ठीक है, तो ईडी इज ग्रेटर देन 1 रखना है। हाँ, अभी आप जब ग्राफ निकालोगे तो सेम जैसा आपको पीछे बताया वही करना आपको, कि पहले ओरिजिनल प्राइस, ये ओपी और ओ क्यू आपने निकाल लिया, ठीक है, यहाँ तक ये आपने निकाल लिया ओपी और ओ क्यू। फिर आपको प्राइस कम करना है, आपने नया प्राइस में नया P1 याद रखना, लेकिन जितना आपने देखो अभी कितना चेंज किया आपने, मैं अलग पेन से लिखा था आपको, तो आपने कितना कम किया है प्राइस P से P1, डिमांड कितना बढ़ा है आपने देखो, आपको दिख रहा है ना ग्राफ देखते वक्त कि प्राइस में चेंज कम हुआ है और डिमांड में चेंज ज्यादा हुआ है, दिख रहा है। रिलेशन तो इनवर्स ही है, प्राइस कम हुआ है तो डिमांड बढ़ा है, बट रिलेशन क्या है, इनवर्स। हाँ, लेकिन चेंज किसमें ज्यादा होगा, डिमांड में चेंज हो ज्यादा होगा। तो आपको क्या करना है, हाँ ये वाला ओरिजिनल था, ये नया आएगा आपका, और इसको क्या करना है, कंबाइन कर लो। तो ये जो कर्व है उसे कहते हैं फ्लैट कर्व, फ्लैटर, ठीक है, फ्लैटर कर्व आएगा। ठीक है, पढ़ेंगे देखो इन फिगर 3.14, when price falls from OP to OP1 50%, demand rises from OQ to OQ1। आपको ग्राफ में एक बात सिर्फ साफ साफ दिखाना है कि चेंज जो है वो डिमांड में ज्यादा है, प्राइस में चेंज कम हुआ है। ठीक है, हाँ, रिलेशन तो इनवर्स ही रखना है, ये बात कभी भूलना मत। Therefore the demand curve has which shape, flatter shape। हाँ, डिमांड फ्लैट आएगा, फ्लैट, समझता आपको? हाँ, यहाँ तक क्लियर। अभी लास्ट जो कंसेप्ट है हमें पढ़ना है, लास्ट टाइप जो है मतलब, और हम खत्म करेंगे आज के लिए। हाँ, आपको ध्यान में अगर अभी ये अलग कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे क्या होगा, जितना चेंज प्राइस में होगा उससे कम प्रोपोर्शनेट चेंज इसमें होगा, डिमांड में होगा। मतलब अगर प्राइस हमारा 20% से अगर बढ़ रहा है तो डिमांड कम होगा 10% से या 15% से। प्राइस 20% से बढ़ा है हमारा तो डिमांड कम होगा ऑब्वियसली, लेकिन कितने से, जितना चेंज प्राइस में हुआ है उससे कम प्रोपोर्शनेट से चेंज होगा। ठीक है, चलो। हाँ, अभी सेम है, सिर्फ देखो व्हेन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, चेंज पहले किस में होगा, प्राइस में होगा, हमेशा आपको याद रखना है। तो जितना प्रोपोर्शनेट चेंज प्राइस में होगा
लीड्स टू मतलब उसका इम्पैक्ट किस पे होगा, लेस देन, याद रखना लेस देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड। तो व्हेन परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड्स टू लेस देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब जितना चेंज प्राइस में होगा उससे कम प्रोपोर्शनेट चेंज किसमें होगा, डिमांड में होगा, तो उसे कहेंगे रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। ओके, हाँ यहाँ पे आपको लिखना है, याद हो गया। फिर यहाँ पे अदर वर्ड्स में लिखो, क्या लिखेंगे, मैं को सिर्फ ओरली बता रहा हूँ, सुनना है और लगा तो बार बार सुन के लिख लेना है। इन अदर वर्ड्स, when percentage change in quantity demanded is less than percentage change in price, that is called as relatively inelastic demand. Proportionate change, that is percentage change in demand is less, demand में जितना proportion change होगा, percentage change होगा, वो कम रहेगा किसके रिलेशन में, परसेंटेज चेंज इन प्राइस के रिलेशन में। समझा, एग्जांपल आपको दिया, देखो 50% आपको एग्जांपल लिखना, फिर 50% प्राइस क्या हुआ है, फॉल हुआ है, तो डिमांड राइज होगा, ये तो पता है आपको, बट 50% से कम मार्जिन से होगा, कम परसेंटेज से होगा, तो आपको दिया है 25% से, लीड्स टू 25% राइज इन डिमांड। समझ में आ गया। आंसर क्या आएगा, आंसर विल ऑलवेज बी लेस देन 1। ऑब्वियसली आपका न्यूमरेटर छोटा है यहाँ पे अभी, बिकॉज परसेंटेज चेंज इन डिमांड होता है ना, इन क्यू होता है अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस होता है, तो यहाँ पे आपका ये छोटा आ रहा है और ये बड़ा आ रहा है, तो ऑब्वियसली आंसर क्या आएगा आपका, लेस देन 1 आएगा। आंसर विल ऑलवेज बी लेस देन 1। ओके, क्लियर यहाँ तक। हाँ आगे देखो, अभी ग्राफ आप देखोगे तो आपको पता चल गया होगा कि आपको प्राइस में चेंज ज्यादा, देखो प्राइस में कितना चेंज दिखा है इन्होंने, अभी प्राइस यहाँ से लेके यहाँ तक चेंज हुआ है, इतना चेंज प्राइस में हुआ है, और डिमांड कितना है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, किसमें चेंज ज्यादा दिख रहा है आपको, प्राइस में दिख रहा है। आपको वही दिखाना है कि चेंज इन प्राइस, प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस इज ग्रेटर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड। तो आप जब ग्राफ दिखाओगे आपको इनवर्स रिलेशन तो दिखाना ही है, लेकिन एक बात याद रखना कि चेंज प्राइस में ज्यादा होगा और डिमांड में कम होगा। ठीक है, तो इस कर्व को हम कहते हैं स्टीप, कहते हैं स्टीपर, स्टीप है ना, जो शेप हो गया स्टीप है। देखो स्टीप ऐसा होता है और फ्लैट ऐसा होता है, दिखता है आपको, ये फ्लैट है और ये स्टीप है, तो ये क्या आपका स्टीप रहेगा, फ्लैटर में ऐसा था। ठीक है, देखो इन फिगर 3.15 when price falls from OP to OP1 demand rises from OQ to OQ1, therefore the demand curve has steeper slope। ओके, याद रहेगा। तो 5 टाइप्स है, आपको अभी अलग अलग एग्जांपल्स दिए हैं वगैरह, आप वो हम सब करेंगे बाद में, तो आपको अभी इसका प्रैक्टिस करना है। 5 टाइप्स है। परफेक्टली इलास्टिक, देखो मैं आपको टेबल फॉर्म में लेके आता हूँ, फिर से अच्छे से हम रिवाइज कर लेंगे। फर्स्ट था परफेक्टली इलास्टिक, जिसमें क्या होगा, जितना चेंज प्राइस में होगा क्या होगा, डिमांड में चेंज इनफाइनाइटली होगा। स्लाइट चेंज इन द प्राइस लीड्स टू इनफाइनाइट चेंज इन डिमांड। डिमांड क्या एक्सट्रीमली सेंसिटिव है, उसे कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। आंसर क्या आएगा यहाँ पे, ईडी विल बी ओके, ईडी क्या आएगा यहाँ पे, इंफिनिटी आएगा। ठीक है, सेकेंड देखो क्या बोला आपको, ग्राफ कैसा आएगा, आपको सारी चीजें हम टेबल बना लेंगे, लगा तो आप टेबल बना लेना, आपको ध्यान में आएगा। ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो, उसके बाद में आगे लिखो ईडी क्या आएगा, 1 आएगा, लेस देन 1 आएगा, है ना, वो लिखो एक टेबल एक जगह पे, एंड लास्ट में लिखो कि उसका जो कर्व है उसका स्लोप, उसका शेप क्या है। तो आपका एक ही ग्राफ में, एक ही टेबल में आपका पूरा की पूरा जो 8 मार्क का क्वेश्चन है, 8 मार्क का क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। जैसे आपने ये 3 कॉलम बनाए हैं, क्या करो यहाँ पे मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, देखो 3 के जगह पे आप यहाँ पे कॉलम 4 और 5 कॉलम बना लो, है ना। यहाँ पे आपने नेम जो लिखा है, यहाँ पे आप 1 2 3 4 5 और 6, ये आपको नाम भी लिखना पड़ेगा स्टार्टिंग में,
या बीच में नाम लिखना। यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे आपको लिखना है ईडी कितना आएगा, यहाँ पे आएगा इन्फिनिटी, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा आपका ईडी इज ग्रेटर देन 1, ईडी इज लेस देन 1, ठीक है ना। और यहाँ पे आएगा ग्राफ, जो स्लोप है ग्राफ का, ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये क्या है, वर्टिकल है। हाँ, ये क्या है आपको याद रखना है, स्टीपर है, फ्लैटर है, या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा, ये फ्लैट आएगा और ये स्टीप आएगा, ठीक है। तो एक बार देख लो, आपको कुछ भी डाउट आया तो उस दिन प्लीज पूछ लेना, ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो, तो आई होप आपको चीजें क्लियर है। अगले सेशन में हम अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है, वो भी मेथड्स जो है, कि हमने ये तो समझ लिया कि अगर आंसर 1 आया तो क्या कहते हैं, 1 से कम आया तो क्या कहते हैं, है ना, 1 से ज्यादा आया तो क्या कहते हैं, एकदम एक्सट्रीम 0 रहा तो क्या कहते हैं, हमने समझ लिया। लेकिन उसको निकालना कैसे है, तो उसके मेथड्स जो है, वो मेथड्स हमें पढ़ना है। देयर आर 3 मेथड्स जो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। एक तो बहुत सिंपल है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, जो आपको दिया है रेशियो मेथड, तो वो तो बहुत छोटा है, पढ़ेंगे। और बाकी जो मेथड्स है 2, वो थोड़े टेक्निकल है, उसको हम टाइम देंगे, ठीक है। चलो, तो आज के लिए हम रुकते हैं यहीं पे, बाय बाय।